स्वागत है, आप देख रहे हैं नारी कुर्सी की। और खबर आज ये है कि सारा विपक्षी नेता जो हैं, जितने दल हैं, वो जंतर मंतर पर हैं। विपक्ष के सांसदों का लगभग 150 सांसदों का निलंबन हुआ, उसके खिलाफ सब लोग एकजुट होकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन दूसरी खबर जो अंदर खाने चल रही है वो ये कि इन सभी दलों के नेताओं के बीच में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के लिए खींचतान भी चल रही है। हालांकि उसका वक्त भी आ गया है। अब चौथी बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, तो उसमें प्रमुख मुद्दा सीट बंटवारे का ही था। हालांकि हेडलाइन इस बात की बनी ज्यादा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने पीएम फेस के लिए आगे बढ़ा दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली, पंजाब, खासकर इन राज्यों के अंदर कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर पेशकश की जा चुकी है सभी दलों की तरफ से। बिहार की हमने आपको बात बताई, आरजेडी चाहती है 18 सीटों पर लड़े। उसकी दावेदारी वो इसलिए नंबर 1 पर बताती है कि वो सबसे बड़ा दल है विधानसभा के अंदर। बात सही भी, और सबसे मजबूत दल बिहार का इस वक्त है। जेडीयू के 16 सांसद हैं, हालांकि वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी थी 2019, लेकिन इस नाते वो कहती है कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें हम लड़ेंगे। वो 20 सीट चाहती है। कांग्रेस पार्टी, जिसका एक सांसद है, वो भी 10 सीटें लड़ना चाहती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां 22 सीटें ममता बनर्जी की हैं। ममता बनर्जी का दबदबा पश्चिम बंगाल की राजनीति पर एक छत्र है, इसमें कोई शक नहीं, किसी को भी, बीजेपी को भी इसमें कोई शक नहीं है। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती थी। कांग्रेस और लेफ्ट जो है एक खेमा माना जाता है वहां पर। और भारतीय जनता पार्टी 14 में 2 से उठकर 19 में 18 सीटें जीत गई। इस बार बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उस परफॉर्मेंस को अगर दोहरा ही लिया बीजेपी ने, तो भी अपने आप में उसके लिए एक अच्छी बात होगी। सीटें बढ़ाना तो फिर खैर दूसरी बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिमांड देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में 8 सीटें कम से कम लड़ना चाहती है। और खबर यह कि ममता बनर्जी उनको 4 सीटें देने के लिए राजी हैं, और इससे एक आध सीट वो ज्यादा इस नाम पर केवल दे सकती है कि लेफ्ट का ख्याल फिर कांग्रेस पार्टी अपने कोटे में रखे। अब ममता बनर्जी बार बार कह चुकी हैं, वो तो खुलकर इस बात को कहती हैं कि सीटों का बंटवारे का फॉर्मूला एक ही है, जो जहां मजबूत है उसी पर आप लड़िए। तो कांग्रेस शुरुआत कर रही है 6 पार्टी से। आप सोच सकते हैं कि वो घट घट कर फिर कहां पहुंचेगी। विपक्ष में जो कांग्रेस के साथ गठबंधन के जो दल है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, इनका कांग्रेस से एक ही शिकायत है। ये बार बार कांग्रेस से यही बोल रहे हैं कि भाई जहां आप बीजेपी को चुनौती दे सकते हो, जहां हम नहीं है, वहां तो आप बीजेपी को रोको। आप 180 सीटें ऐसी जहां आप डायरेक्ट बीजेपी से लड़ रहे हो। आप मध्य प्रदेश में सारी सीटें ले लो, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, आप लड़ो डायरेक्ट कांग्रेस से सीटों में। हम वहां एक सीट नहीं चाहते। लेकिन जहां आप डायरेक्ट कांग्रेस से लड़ते हो, वहां तो आप चारे खाने चित्त हो जाते हो। और जहां हम भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं देते हैं, वहां आप कहते हो कि साहब हमें ज्यादा सीटें दो, तो हम किस आधार पर आपको सीटें दे दें। भारतीय जनता पार्टी को, क्षेत्रीय दलों का कहना है कि जहां हम ताकतवर है, राज्य में हम सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का रथ हमने अपने राज्यों में आने से रोका है, वहां पर आप कैसे हमसे उम्मीद करते हो कि हम आपको ज्यादा सीटें दे दें। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वोट बैंक 3 से 3.5% है, 2 सीटें। कौन सा पश्चिम बंगाल का ऐसा बड़ा नेता है कांग्रेस का जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे दे, या ममता के सामने खड़े हो सके और कह सके कि अगर मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा तो आपको सीटें हरवा दूंगा। खुद अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से आते हैं, इस बार उनके जीतने की संभावना बहुत धूमिल है उनके क्षेत्र के अंदर। तो इसी स्थिति में विपक्ष भी इस बात को जानता है कि कांग्रेस नाजायज मांग कर रही है। कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ सकती है, वहां तैयारी करे। 6 सीट भी बंगाल में मांगना नाजायज है कांग्रेस पार्टी का? नहीं, आप लो ना, 2 सीटें 3 सीटें लो। आप अपनी वास्तविकता पहचानो ना। अगर आप पिछले बार 2 सीटें जीते हो तो आप 3 सीटें आपको दे सकते हैं। अगर आप ये कहो कि हम 10 सीटें लेंगे, हम 1 सीट जीतेंगे और 9 पे जमानत जब्त करवा देंगे, तो ममता बनर्जी आपको सीटें क्यों देंगी? कहने को ममता बनर्जी पीएम फेस खड़गे साहब को बनाने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए 4 सीट देना चाहती है। बिल्कुल, वो कहेगी कि मेरे क्षेत्र में आपकी इतनी हैसियत है, जितनी जिस राज्य में आपकी हैसियत है आप उतनी सीट की बात करो। ममता जी कहेगी मध्य प्रदेश में मेरी हैसियत है, मैं 1 सीट नहीं लेने वाली हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपसे सीट नहीं मांग रही हूँ। बंगाल में तो मैंने ही बीजेपी को रोका है ना। 18 सीटें भले बीजेपी जीती है, सबसे बड़ी दल मैं हूं, सरकार में मैं आई हूं, तो आप मेरे से कैसे उम्मीद करते हो कि मैं अपने हिस्से की सीटें आपको दे दूं और आप वो भी निपटा दो? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही स्थिति कांग्रेस के साथ राजस्थान, बिहार में होगी, यही पश्चिम बंगाल में होने वाली है, यही स्थिति जाके तमिलनाडु के अंदर होने वाली है, और यही अन्य राज्यों में होने वाली है जहां विपक्षी दलों की मजबूत सरकारें। दिल्ली और पंजाब में भी केजरीवाल कांग्रेस को यह आईना दिखाने वाला है। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जहां वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ सकती है, वहां वो मात खाने वाली है। उसको पता है कि वहां 2 या 4 से ज्यादा सीटें जीत नहीं सकती। अब वो विपक्ष के कंधों पर बैठकर कि इनके आड़ में मैं 2 सीटें लेकर अपनी सीटें संख्या बढ़ा सकूं, इस कोशिश में, और विपक्ष इस बात को जानता है और वो कांग्रेस को अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने देगा। बीजेपी के लिहाज से भी अगर आप देखिए तो बंगाल और
और बिहार, ये दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। 18 सीटें बंगाल में हैं, 39 सीटें 40 में से गठबंधन में सही, लेकिन 2019 में बीजेपी और एनडीए जीता था। तो यहां पर तो कुछ भी घटना बढ़ना जो है बहुत बड़ा अंतर जो है ला देगा पूरी नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छा ही लग रहा होगा, ये सब जो खबरें आ रही है। उनको लग रहा होगा ठीक है, अगर 2 सीटें 3 सीटें इतनी सिर्फ कांग्रेस को देने के लिए तैयार हैं दूसरी पार्टियां, तो हमारे लिए बेहतर है कि किसी तरह से, क्योंकि ये 2 वो राज्य हैं जहां सचमुच भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटें बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार में तो सचमुच अगर सब मिल जाएंगे तो समीकरण इस तरह से बदलेंगे कि उनकी अपनी सीटें भले बच जाएं। एनडीए तो वैसे भी आधा होने जा रहा है, क्योंकि 39 पे खड़े थे, तो एनडीए तो आधा होने जा रहा है। आप ठीक है 24-25 सीटें ले ले, इससे ज्यादा तो आप नहीं ले सकते। लेकिन बंगाल में तो स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बंगाल में अगर ममता बनर्जी के साथ कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों आते हैं तो भले ही एक वोट बैंक खड़ा होगा जो एंटी ममता है, वहां चूंकि सारी राजनीति या प्रो ममता है या एंटी ममता है, तो वहां एक वोट बैंक खड़ा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। लेकिन मत प्रतिशत बढ़ने के बावजूद अगर ये तीनों साथ आ गए तो भाजपा के लिए 2019 वाला आंकड़ा दोहराना बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब इसमें कांग्रेस क्या ये वाली समझदारी दिखाएगी क्या? क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है, और अगर आप विपक्षी पार्टियों के नेताओं से अलग से कभी बात करें तो वो एक बात कहते हैं कि भाई जब हम कह रहे हैं कि 450 सीटों पर एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो 200 सीटें जहां भाजपा और कांग्रेस लड़ रहे हैं तो वहां तो कोई दूसरी पार्टी है नहीं, तो 200 सीटें ये हो गई। जो 250 बचती हैं उसमें आपको अधिकतम 50 सीटें मिलेंगी, यानी आपका 250 हो गया, और बची हुई सीटों पर 450 में से 200 में वो विपक्षी पार्टियां लड़ेंगी जो सीटें जीत कर लाएंगी। इस फॉर्मूले पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। अब कितनी सहमति बन पाएगी उससे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों राज्यों में आंकड़ा जो है वो तय होने वाला है। बंगाल कितना महत्वपूर्ण है आप पूरे देश में अगर इस वक्त देखिए, भाजपा के लिहाज से भी विपक्ष के लिहाज से भी, कि ममता बनर्जी जैसी नेता को लेफ्ट को लेकर के भी अपने सुर थोड़े से नरम करने पड़े। ये कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है हमको इससे परहेज नहीं है अब, कि अगर गठबंधन में लेफ्ट को भी हमें अकोमोडेट करना पड़ता है तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राह बिल्कुल बंगाल में आसान होने नहीं जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोफेसर साहब देखिए, यदि ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन रास्ता होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि क्या ये साथ आ पाएंगे। साथ आने का मतलब, सीपीएम के साथ आने का मतलब, सीपीएम अपने आप को बंगाल की राजनीति से खत्म होने के लिए तैयार हो जाए, इस बात पर सहमत हो जाए बंगाल में कि अब वो दूसरे या पहले नंबर का पार्टी बनने के लिए अब आगे लड़ाई नहीं लड़ेगी। यही वो शर्त है जिस पर यदि सीपीएम तैयार हो जाती है तो ऐसा गठबंधन उभर करके आएगा। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए सीपीएम कतई तैयार नहीं होगा। सीपीएम का वहां पर ये देखिए पैतरेबाजी चल रही है दोनों के बीच में। अब आप मान लेते हैं कि यही यदि यहाँ गठबंधन हो जाता है तो केरला में कैसा गठबंधन उभर करके आएगा, त्रिपुरा में कैसा गठबंधन उभर करके आएगा, ये बड़े यक्ष प्रश्न है। केरला में आज के दिन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सीपीएम ने अपने पाले में खींचना शुरू कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में कल जाकर के वो कहेंगी कि से भाई आप देखिए ये जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमारे साथ खड़ा है, क्रिश्चियन हमारे ठीक है कि हमारे आपके साथ खड़ा था, लेकिन एक बड़ा सा वोट बैंक आ गया है सीटों के बंटवारा में। कल जाकर के केरला में यदि कांग्रेस पार्टी कम आती है तो फिर उसका असर क्या होगा? क्या सीपीएम बराबर सीटों पर वहां पर लड़ने के लिए तैयार होगी? इसकी उम्मीदें बहुत कम है। एक और बात ध्यान में रखना चाहिए, मुझे जब ऐसा लगता है कि खड़गे साहब ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री का जो निर्णय होगा वो चुनाव के बाद होगा, तो इस बात को ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक चतुर राजनीतिक के नाते उन्होंने ऐसी बात कही, लेकिन साथ ही एक तथ्य भी उन्होंने कहे। उनको ये बात का पता है इस बात का कि कांग्रेस क्या पिछली दफा के 52 सीटों को भी बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, क्योंकि उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन पंजाब से आया था, केरला से आया था। क्या उसको वो रिपीट कर पाएगी? क्या उसके सामने एक ही चीज है, कर्नाटक में वो बेहतर प्रदर्शन करे, तेलंगाना में बेहतर प्रदर्शन करे, पिछली दफा से बेहतर प्रदर्शन करे, यही उसकी संभावनाएं नजर आती हैं। यदि ऐसा नहीं हो पाता है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर के राज्यों में वही अपना प्रदर्शन दोहरा देती है तो वैसी स्थिति में कांग्रेस जो है
जो क्षेत्रीय पार्टी है उससे भी कल जाकर के हो सकता है कि कोई और पार्टी, ममता बनर्जी अभी कह रही हैं, लेकिन कल जाकर के उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आ जाती है, तब प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन बन सकता है? मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी पर कोई दाव खेलने के लिए तैयार होगा। राहुल गांधी की जो समझ है राजनीति की, या राहुल गांधी को जिस प्रकार से देखा गया है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भी पार्टी जो है उनको प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार होगा। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से कम पर किसी पर तैयार नहीं होगी, क्योंकि पता है कि इसके बाद कांग्रेस का जो बिखराव शुरू होगा, वो जिसे कहा ना कि रहा न कोई को रोवन हारा, जिसे कहते हैं, वो स्थिति ना आ जाए जो 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 लंका कांड के बाद रहा था या महाभारत के बाद कुरुवंश के लिए रहा था, वो स्थिति कांग्रेस पार्टी में यदि इतना इससे बुरा प्रदर्शन करती है, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी का जो राजनीतिक भविष्य है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है। राहुल गांधी को ठीक बोल रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस ये अच्छी तरीके से जानती है कि 2024 का वो चुनाव नहीं लड़ रही है, वो 2024 के चुनाव में कहीं पर है ही नहीं, वो 2029 की तैयारी के लिए ये काम कर रहे हैं। कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के 1.5 महीना बाद जो है वो चुनाव की घोषणा, अधिसूचना जारी हो जाएगी। मुझे लगता है कि पिछली दफा मार्च 10 को आज या 8 मार्च को अधिघोषणा हुई थी, 8 या 9 मार्च को हुई थी। आप इधर उधर हो जाएगा, 10 मार्च को हो जाएगा, 12 होगा, 15 होगा, इससे ज्यादा तो दूर नहीं जा सकता। आपके पास 2.5 महीने बचे हुए हैं। इस 2.5 महीने में आप संगठन के नच बोल्ट को आप ठीक करेंगे, चुनाव में सीट शेयरिंग के मामलों को देखेंगे, और या आप यदि यात्रा पर आप निकल पड़ते हैं तो ठीक आप न्यूज में बने रहेंगे। वो मोहब्बत की दुकान या नफरत की दुकान, ये पता है, ये सब ऐसी जिसको कहते हैं जुगाली है, जो राजनीतिक जुगाली, जिसको आज के दिन में कोई लेने वाला नहीं है, कोई इसको ग्रहण करने वाला नहीं। नटबोल्ट कसने के लिए तो खड़गे साहब है ना, नहीं, राहुल गांधी तो लीडर है। देखिए, नटबोल्ट उनके सबकी क्षमता के बाहर है। जब तक राहुल गांधी का प्रेजेंस नहीं हुआ, यकीन मानिए, ये सब कोई जानता है कि जब तक गांधी परिवार खड़ा नहीं है तब तक नटबोल्ट कोई कस नहीं सकता है। आपको क्या लगता है खड़गे साहब को आप राजस्थान में कोई भाव देने वाला है? आपको क्या लगता है कमलनाथ उनको भाव देने वाले हैं? कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर भी उनको स्वीकार करने के लिए ये लोग तैयार होते हैं क्या? निगोशिएशन, जब सीटों के डिसीजन के बारे में चल रहा था राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, खड़गे साहब की कौन सी भूमिका थी, आप मुझे बता दीजिए। या बघेल साहब ने कौन सा तवज्जो दिया इनको? कोई भी अध्यक्ष मानता है तो हर कोई बस राहुल गांधी को। जी, कौन कुछ कह रहे थे इस पर? नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं। देखिए, संकट ये नहीं है, खड़गे जी हैं, और खड़गे जी बड़े अनुभवी नेता हैं। आप अगर ध्यान से देखिए तो कर्नाटक के चुनाव को इस तरह से बदलने में मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी भूमिका रही। वहां उनका कार्ड काम कर गया। लेकिन वही मल्लिकार्जुन खड़गे जब राजस्थान में जाते हैं तो दलित मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा चला गया, पहले से ज्यादा हो गया। ठीक है, कांग्रेस अपना वोट बचाए रख पाई। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की पैन इंडिया छवि बनाने में कांग्रेस कोई कुछ उसकी मंशा है क्या? क्योंकि अगर मंशा होती तो जब वो अध्यक्ष बनते हैं तो सारी पार्टी की मशीनरी लग जाती है। और आप जरा ध्यान देके सोचिए, जिस कांग्रेस के लिए हम कहते हैं कि वो लड़ती दिखती है कभी कभी सोशल मीडिया पर, कभी उसके कुछ सोशल मीडिया के जो नेता हैं या जो दूसरे नेता हैं, वो क्या कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जननायक वाला ट्वीट करते हैं क्या? असली संकट समझिए, कभी जननायक वाला ट्वीट आया? कर्नाटक के बाद आया होता, खड़गे जी खड़े होते, बढ़िया एकदम लहीम शहीम पर्सनालिटी है, बढ़िया धोती होती पहन के खड़े होते, क्या व्यक्तित्व है उनका। लेकिन ना, उनको टी शर्ट में राहुल गांधी को जननायक बनाना है। उनको उस धुएं के बीच में ढेर सारे लोग खड़े हैं, उसमें राहुल गांधी जननायक है। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच के झगड़े को एक आदमी ने दुरुस्त कर दिया, और उसके बावजूद कहीं कोई उनको क्रेडिट मिल रहा है क्या? तो मुझे लगता है कि असली संकट यह है, पूरी टीम वो राहुल गांधी के साथ खड़ी होती है, सोचने वाले, करने वाले, पैसा लगाने वाले, इमेज बनाने वाले। और खड़गे जी क्या है, उनको कहा जाता अच्छा ठीक है चलो आओ बैठ जाओ, बस लगना ही चाहिए कि आप अध्यक्ष हो। वहां संकट नहीं, है। लेकिन आप भी ये बात तो आप भी खुद भी कहते हैं ना, कभी आप कह रहे थे खड़गे जी के नाम पर तो वोट नहीं आता। जो भी वोट आता है गांधी परिवार के नाम पर ही वोट आता है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा मैं पहले भी कहूं, एक बार फिर से दोहरा दूं। नहीं, गांधी परिवार के नाम पर वोट आता था,
बिल्कुल। अब अगर आता होता तो गांधी परिवार कहीं तो तय करके चुनाव जिता पाता। जो भी कांग्रेस को वोट आ रहा है, देखिए कांग्रेस को वोट इसलिए आता है कि इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में एक हमेशा एक विपक्ष के तौर पर एक पार्टी इतनी मजबूत तो होगी। बिल्कुल। अगर 50-52 लोकसभा सीटों पर कोई पार्टी खड़ी है, और आप जरा सचमुच कल्पना कीजिए, इस देश में कई राज्य हैं जहां 40, 48, 42 ऐसे सीटें हैं, और अगर उसमें कोई पार्टी कहीं 70% वोट पा गई तो वो तो कांग्रेस से बड़ी पार्टी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी बड़े गंभीर संकट से गुजरने वाली है, और कहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसा ना हो, इस तरह के द्वंद्व में कोई दूसरी पार्टी हो जो उससे बड़ी पार्टी बन जाए लोकसभा में। तो एक शॉर्ट को ब्रेक मैं बस एक हर्षवर्धन जी जो कह रहे थे वो मैं उसी को दोहराना चाहता हूं। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं का आप ट्वीट देखिए, कोई भी प्रतिदिन मैंने बड़े बड़े प्रवक्ताओं को देखा है उनके, वो राहुल गांधी के पक्ष में आए जो जननायक या बड़ी बड़ी उनकी प्रशंसा की गाथा में शेर है, फला है, अमुक अमुक करते हुए ट्वीट होते हैं। एक भी ट्वीट मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में नहीं आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है कि भाई उनको नेता के तौर पर लोग नहीं मानते हैं, उनको एक स्टेपनी के तौर पर मानते हैं। मनमोहन सिंह भी स्टेपनी थे कांग्रेस पार्टी के लिए उस समय, कि जब युवराज बड़े हो जाएंगे, पॉलिटिकली मैच्योर हो जाएंगे तो सत्ता का हस्तांतरण होगा, वो ऐसा हो नहीं पाया। आज भी वही प्रक्रिया जारी है। तो कांग्रेस इस चीज से उबर ही नहीं पा रही है। कितना बड़े, लेकिन उसके सामने संकट क्या है कि कुआं और खाई का संकट है। यदि गांधी परिवार नहीं होता है तो कांग्रेस अभी बचा कुचा है, वह भी बिखर जाएगा।